नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला और मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में डटे किसानों को आज 43 दिन हो चुके हैं। इस बीच किसान कड़ाके की सर्दी लगातार झेल रहे हैं, जबरदस्त बारिश वो झेल रहे हैं और कोरोना की कहर के बीच नए कानूनों के खिलाफ लड़ाई पूरे जोर शोर के साथ चल रही है। इन सब के बीच अब किसानों ने आंदोलन में पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर ली है। इसी बीच किसानों ने अपनी ताकत दिखाने के लिए दिल्ली के चारों तरफ ट्रैक्टर मार्च निकाला है। दिल्ली के साथ ही यूपी और हरियाणा के तमाम अलग अलग इलाकों में ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। किसानों को यह दावा है कि 60,000 ट्रैक्टर इस मार्च में शामिल हुए हैं और दूसरी ओर किसान ये दम भरते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर 26 जनवरी से पहले किसानों की मांग नहीं मानी जाती तो ट्रैक्टर की परेड फिर होगी। और किसानों के प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बीच चिंता जाहिर कर दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के आयोजन से कोरोना फैलने के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि मरकज के मामले से सरकार ने क्या सीखा और किसानों के आंदोलन वाली जगह पर स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन फॉलो की जा रही है या फिर नहीं। उधर दूसरी तरफ किसानों के आंदोलन के बीच कल का दिन भी काफी अहम होने वाला है। किसानों और सरकार के बीच 8 दौर की नाकाम बैठक के बाद अब कल यानी 8 जनवरी को 9वें दौर की बैठक होनी है। बैठक का नतीजा क्या निकलता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन किसानों के आंदोलन में अब आगे क्या होने वाला है इसी के इर्द गिर्द आज की हमारी पूरी बहस होने वाली है। तो कल बड़ी बैठक सरकार और किसानों के बीच में हो सकती है, इसमें समाधान का रास्ता क्या निकलेगा मेघना, ये तो देखने वाली बात होगी क्योंकि 8 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं। और इसमें सबसे अहम बात ये रही मेघना कि जो 7वें दौर की बैठक हुई थी उसमें ही 2 मुद्दों पर आम सहमति बन पाई थी, लेकिन जो 8वें दौर की बैठक हुई उसमें आम सहमति नहीं बन पाई। तो इससे संकेत बिल्कुल साफ है कि किसानों का रुख लगातार यही है कि कृषि बिल रोल बैक होने चाहिए और सरकार का यह लगातार मानना है कि कृषि बिल रोल बैक नहीं हम करेंगे क्योंकि संशोधन की गुंजाइश अभी भी है। बिल्कुल, 7वें दौर की बैठक के बाद आलोक ये कहा जा रहा था कि सकारात्मक पहलुओं पर चर्चा हुई है, कुछ मुद्दों को लेकर सहमति बन गई है। उम्मीद की जा रही थी 8वें दौर की बातचीत में हल निकल जाएगा, किसान वापस अपने अपने घर चले जाएंगे, आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी किसानों को यहाँ पर और रुकना है, ऐसा किसानों का कहना है। उनका ये कहना है कि घर वापसी तभी होगी जब कृषि कानूनों की वापसी होगी, यानी कि आने वाली दौर की बातचीत बहुत अहम मानी जा रही है। कल ये बातचीत होने वाली है और इससे पहले आपको बता दें कि किसानों ने एक ट्रैक्टर रिहर्सल भी किया है क्योंकि 26 जनवरी को किसानों का यह कहना है उनकी तरफ से यही ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। सरकार को एक कड़ा संदेश दिया जाएगा कि चाहे कुछ भी हो जाए किसान घर वापसी तभी करेंगे जब कृषि कानूनों की वापसी होगी। बिल्कुल, और किसानों ने यह भी दावा किया कि जो ट्रैक्टर मार्च हमने किया है उसमें बहुत ज्यादा ट्रैक्टर शामिल थे, हजारों की संख्या में ट्रैक्टर शामिल किए गए हैं और मांग पूरी न होने पर 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की तैयारी की गई है। यह तैयारी है कि इंडिया गेट में जब वहां पर प्रदर्शनी का दौर चलेगा उस वक्त किसान भी किसान की जो घर में महिलाएं हैं वो वहां पर ट्रैक्टर को चलाकर जाएंगे और इसके लिए हरियाणा की तमाम जगहों पर जो महिला ड्राइवर हैं वो लगातार ट्रेनिंग भी ले रही हैं। इस तरह की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं कि महिलाएं ट्रैक्टर चलाने को सीख रही हैं और वो वहां पर ट्रैक्टर को लेकर आ सकती हैं। आपको बताएं कि बैठक कब हुई, 14 अक्टूबर को मीटिंग में कृषि मंत्री की जगह कृषि सचिव आ गए थे। उसके बाद किसान संगठनों ने मीटिंग का बायकॉट कर दिया था। ये 14 अक्टूबर की बात है कि पहले दौर की पहली बैठक थी और किसान संगठन सिर्फ कृषि मंत्री से बातचीत करना चाहते थे लेकिन वो नहीं आए तो बैठक नहीं हो पाई थी। इसके बाद 13 नवंबर की तारीख आती है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ किसान संगठनों की मीटिंग थी और इसमें लगातार सरकार ने समझाने की कोशिश की। रेल मंत्री पीयूष गोयल भी कृषि मंत्री के साथ इस पूरी मीटिंग में शामिल हुए लेकिन यहां पर भी सहमति नहीं बन पाई थी, जबकि 7 घंटे की मैराथन बैठक इसमें हुई थी लेकिन नतीजा सिफर रहा। 1 दिसंबर सरकार और किसान संगठनों के बीच 3 घंटे तक लगातार मीटिंग चली। इसमें भी सरकार ने पूरे समझाने की कोशिश की क्योंकि सर्दियां शुरू हो चुकी थी, सर्दियां और बढ़ने वाली थी। सरकार ने किसान संगठनों को एक्सपर्ट कमेटी बनाने का सुझाव दिया लेकिन यहां पर किसान संगठन तीनों कानून रद्द करने की मांग पर अड़ गए। और बिल्कुल इसके बाद अब मीटिंग का दौर जारी है क्योंकि 8 जनवरी यानी कि कल एक और मीटिंग होने वाली है और 9वें दौर की इस बातचीत से उम्मीद करें या फिर नहीं ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि हर मीटिंग से उम्मीद की गई और कुछ मीटिंग में सकारात्मक पहलुओं पर चर्चा भी हुई लेकिन मीटिंग हल नहीं निकाल पाई क्योंकि किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं। किसानों का यह कहना है कि हमें जितनी मांगे हैं उसके अलावा एक बात उनकी कहने के लिए उनके सामने आई है कि कृषि कानून वापस ले लिए जाएं। कृषि कानून को अगर रद्द कर दिया जाएगा तो आंदोलन खत्म कर दिया जाएगा और इसी के लिए आज एक शक्ति प्रदर्शन किया गया है। सरकार को यह संदेश दिया गया है कि आने वाले वक्त में सरकार इस मामले को लेकर कुछ सोच ले, कुछ पहल कर ले, नहीं तो शक्ति प्रदर्शन जिस तरह से आज किया गया है वैसे शक्ति प्रदर्शन 26 जनवरी की परेड के दौरान भी किया जाएगा। ठीक है, और इस पूरे मामले पर
हमारे साथ लगातार बातचीत करने के एक्सपर्ट्स का पैनल है। अश्विनी शाही प्रवक्ता बीजेपी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। मेजर आशीष चतुर्वेदी प्रवक्ता सपा है हमारे साथ, स्वागत है आपका। राहुल सिंह किसान नेता के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। अश्विनी दुबे अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो सबसे पहला सवाल अश्विनी शाही आपसे ही है कि किसान अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उनकी तैयारी को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि वो आंदोलन का विस्तार करने के पूरे मूड में है और जब तक कृषि बिल वापस नहीं होगा तब तक वो इस पूरी समस्या का समाधान मानने के लिए तैयार नहीं। तो फिर रास्ता क्या है? आलोक जी, किसान स्वतंत्र है आंदोलन करने के लिए और ऊपर से उनके ऊपर अन्नदाता का टैग है। किसान हमारे अन्नदाता हैं, हम मान रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलन उनका अधिकार है। उन्होंने अपनी हठ धर्मिता एकदम से जग जाहिर कर दिया है कि जिस हठ धर्मिता से वो आगे बढ़ रहे हैं। सरकार उनके साथ 4 कदम आगे चल रही है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आज कल अगर वार्ता होनी थी और आज जो है एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया गया है उन लोगों के द्वारा कि हम लोग भी आंदोलन को और उग्र कर सकते हैं, तो ये आंदोलन उग्र करें न करें, आज के हठ धर्मिता से और उन लोगों के उस 2 मांगों को किसान कानून खत्म करने की बात करने से अब देश में एक ऐसा मैसेज जाने लगा है। आज एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ, सिंधु बॉर्डर जहां पर हो रहा है ये आंदोलन, वहां के किसान, वहां उस गांव के किसान, वही सिंघू गांव जो है उसके किसान इन लोगों का विरोध कर रहे हैं, ऐसा भी सुनने में आया है। लेकिन कोई बात नहीं है, जितने भी हैं हमारे किसान भाई हैं, सर्वोपरि है इनकी मांग। सरकार ने 2 मांगे इनकी मान ली है। आगे ये अगर बढ़ते हैं, उन 2 मांगों पर संशोधनों के लिए तैयार होते हैं, तो सरकार 24 घंटे पलक पावड़े बिछाकर इनके लिए हाजिर है। ठीक है अश्विनी जी, देखिए आपने कहा कि सरकार इनके लिए हाजिर है और जिस तरह से किसान ये दिखा रहे हैं कि वो आने वाले वक्त के लिए क्या रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इसे ट्रैक्टर रिहर्सल नाम दिया है, एक प्रैक्टिस सेशन इसे कहा है कि आगे आने वाले वक्त में अगर सरकार नहीं मानती तो किसान क्या करेंगे वो उन्होंने बता दिया है। लेकिन सरकार की तरफ से आगे क्या पहल की जाएगी, इसके अलावा कि उन किसानों को समझाया जा रहा है जो समर्थन में, इसके अलावा क्या किया जाएगा उन किसानों को मनाने के लिए जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 14 अक्टूबर से इनका धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका था और 26 नवंबर को जो लोग दिल्ली के बॉर्डर पर बैठ चुके थे। मेघना जी, देखिए मनाया उसको जाता है जो मान जाए। अगर कोई हट कर लेता है तो फिर उसको मनाया नहीं जाता है, उसके हट की पराकाष्ठा देखी जाती है। आज धमकी की पराकाष्ठा देखी गई। ये ट्रैक्टर रैली आपने कहा ना रिहर्सल किया गया, वो धमकी का रिहर्सल था। सरकार को झुकाने का एक परिकल्पना थी जो आज जो है वो साकार नहीं होगी। खैर, लेकिन ये है किसान भाई हमारे कुछ उसमें कायदे के किसान भाई भी हैं, कुछ जो और लोग हैं जो नहीं मान रहे हैं, उनकी हठधर्मिता भी हो सकता है छूट जाए। लेकिन मेरा ये कहना है सीधा सीधा कि आज किसान जिस हठधर्मिता पर है उस हठधर्मिता को अगर कोई छोड़ता है तभी वार्ता मुझे लगता है कि संभव हो सकती है। नहीं तो सरकार ने तो मतलब मैं आप देखिए खुला है, कोई दल चाहे राहुल गांधी हो चाहे केजरीवाल जी हो या सपा हो, कोई किसानों के साथ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सरकार साथ में है उनके, क्योंकि उनके लिए जा रही है सरकार, उनके साथ वार्ता कर रही है, उनको मनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसके बाद भी अगर हमारे किसान भाई हठधर्मिता पर रहेंगे तो फिर सरकार बिल्कुल। अश्विनी शाही जी, एक बात तो आपने बहुत सही कही कि बात से ही बात बनने वाली। अगर ये जो वार्ता की जा रही है इससे बात नहीं बन रही किसानों के बीच और आपके बीच, तो ऐसे में वार्ता को और बढ़ाना चाहिए और बात वार्ता से ही बनेगी। अश्विनी दुबे अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, देखिए आज कोरोना को लेकर भी टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और सरकार से सवाल किए गए कि आखिर कोरोना को लेकर जब तबलीगी जमात का मामला आया था सरकार ने क्या सीखा। जब कोरोना की गाइडलाइंस का पालन वहां नहीं किया गया था, हालात हमने देखे थे, कोरोना विस्फोट हुआ था। लेकिन अब जब यहाँ पर यानी कि आंदोलन में तमाम किसान बैठे हुए सैकड़ों की संख्या में, तब आखिर सरकार ने क्यों कुछ नहीं सीखा, गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं किया जा रहा, ये जो पूरी टिप्पणी की गई है उसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? मेघना जी, इस देश में एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 को इन्वोक किया गया है इस महामारी को, इस पैंडेमिक को देखते हुए। जी, देश में आपातकाल जैसी स्थिति है कि कोर्ट्स नहीं चल रही हैं, नॉर्मल लोगों की फंक्शनिंग नहीं हो रही है, 4 से ज्यादा लोगों को मिलने पर पाबंदी है, 151 सीआरपीसी हर जगह जो है इन्वोक किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में इस देश के हर उस इंडिविजुअल का ये नैतिक कर्तव्य बनता है, लीगल कर्तव्य बनता है, मोरल कर्तव्य बनता है, वो इंश्योर करे कि दूसरे आदमी को प्रॉब्लम ना हो। राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट। राइट टू प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट दूसरे के फंडामेंटल राइट
जाने का, आने का, ऑफिस पहुंचने का, अस्पताल जाने का, सामान खरीदने का वो वॉलेट नहीं होना चाहिए। आज आप देखिए दिल्ली में, नोएडा से, गाजियाबाद से, इंदिरापुरम से, गुड़गांव से, रोहतक से, सोनीपत से, फरीदाबाद से लाखों लोग कम्यूट करते हैं। सारे बॉर्डर्स को क्लोज कर दिया गया है। तो जो लोग कम्यूट करते हैं, क्या उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन वहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो प्रदर्शनकारी नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल। घंटों लंबे जाम में लोग फंस रहे हैं। हॉस्पिटल जिसको जाना है, जब मैंने बताया कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट इस देश में इन्वोक किया गया है, यानी आपातकाल की स्थिति है, अस्पताल किसी को जाना है, वो घंटों एम्बुलेंस फंसी हुई है, तो क्या वो उस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हो रहा है? तीसरा, ऐसे समय पर जब कोविड-19 स्प्रेड हो रहा है और एक बार तबलीगी जमात का जब मामला आया मार्च में, उसके बाद से पूरे देश में बस्ट हुआ है। आज फिर से क्या ऐसी स्थिति नहीं है कि साथ में साथ मिला करके एक साथ खा रहे, एक साथ रह रहे, एक साथ चल रहे हैं? और जब विषम परिस्थितियों में जब एक बड़ी स्थिति है तो सुप्रीम कोर्ट की चिंता बड़ी जायज है। और साथ ही साथ मैं तो कहता हूँ ये पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि पुलिस ये इंश्योर करे कि किसी भी सिटीजन को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल, प्रशासन की अपनी तैयारियां होनी चाहिए। राहुल सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, किसान नेता है। ठीक है अश्विनी जी, राहुल जी की मैं टिप्पणी जरूर इस मामले पर लेना चाहूंगी। राहुल सिंह जी, आपने अश्विनी शाही को भी सुना और अश्विनी दुबे को भी सुना। जहां एक तरफ सरकार की तरफ से कहा जा रहा है किसान हर धर्मिता पर आ गया है, जो मानता है मनाया उसे जाता है, वही दूसरी ओर अश्विनी दुबे ने कहा कि अगर आप अपने राइट के लिए, अपने हक के लिए दूसरे का हक और अधिकार छीन रहे हैं तो शायद वो सही नहीं है। दोनों की प्रतिक्रियाओं पर आपकी टिप्पणी में चाहूंगी। बीजेपी के प्रवक्ता को साधुवाद देना चाहूंगा, कम से कम इन्होंने किसान और अपना भाई तो मान लिया। अभी तक तो किसान ही नहीं थे, नकली किसान थे, खालिस्तानी थे, तो कम से कम किसान मान लिया। कल ये हमारी बात भी मान लेंगे। अभी मस्जिदा पर अड़े हुए हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा, भगवान इन्हें सद्बुद्धि देगा तो ये जल्दी इस बात को भी समझेंगे कि किसान परेशान है। हताश कर दिया आप लोगों ने, इसलिए किसान की मजबूरी हुई, यहाँ आना पड़ा बारिश में। ये कोई पॉलिटिकल रैली नहीं है कि 500 रुपए देके बसों की सुविधा कर दी, रेल फ्री कर दी और सत्ता पक्ष की पार्टी हो गई। यहाँ किसान अपने मन से मरने तक के लिए तैयार है। 60 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई और हटमर्दीता तो अब सरकार की देखिए। सरकार के किसी मंत्री ने एक दफे खेत नहीं जताया कि इतने लोग शहीद हो गए। ये वही वोटर है जिन्होंने लाइन में लग के वोट दिया था मोदी जी को। आज हमारी हटमर्दीता की पराकाष्ठा बता रहे हैं। भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे। मैं तो यही कहूंगा, जो हमारे सारे किसान लोग, किसान जातियों में बढ़ जाता है, अदरवाइज नहीं तो एक चुनाव में इन्हें पता चल जाए हम लोगों की ताकत क्या है। जब ये चुनाव होता है, इनका एक ही काम है, हम लोगों को जातियों में बांटने की कोशिश करते हैं। उसकी बात हमारे माननीय वकील साहब भी कह रहे थे कि दूसरे का फंडामेंटल राइट, पैंडेमिक चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। मोदी जी ने पूरे बिहार के चुनाव में वहां जाके रैलियां क्यों की? डिजिटल कर सकते थे। बिहार का चुनाव 1-1 लाख लोग आए रैली में और खुद खुश होकर दिखा रहे। पैंडेमिक तब भी था, आज तो मजबूरी है जी। आज तो मजबूरी है अपनी बात मनाने के लिए। पहले हाथ जोड़े, हम जाना चाह रहे थे जंतर मंतर, हमें रोक दिया, सड़कें खोद दी गई, वाटर कैनन चलाए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। आज मजबूरी में यहाँ पड़े हैं, रोक रखा सरकार ने। हम तो जहाँ जाना चाहते हैं वहीं जाने को। दिल्ली भी तो हमारी है, देश हमारा है, दिल्ली हमारी है, हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री का शब्द अंतिम वाक्य माना जाता है लोकतंत्र में। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने यूपी में ही हमारे एरिया में रैली में कहा था 14 दिन में गन्ने का पेमेंट करा दूंगा। 14 महीने में एक पैसा नहीं मिला। योगी जी ने गढ़ के मेले में कहा था, इस बार तो हुआ नहीं गढ़गंगा मेला, उससे पिछले में कहा था 14 दिन में गन्ने का पेमेंट करा दूंगा। 14 महीने एक बार मेला भी न हुआ, 1.25 साल हो गया, एक पैसा नहीं मिला। ठीक है राहुल सिंह जी, आगे और भी सवाल है, उसके जवाब आपसे लेंगे। मेजर आशीष चतुर्वेदी, देखिए तमाम पार्टियां समर्थन कर रही है किसानों को, उसमें समाजवादी पार्टी भी समर्थन कर रही थी, हालांकि अब काफी जोश कम नजर आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जोश कहीं भी कम नहीं है और आप किसानों के जो जोश है उसको देखिए कि वो इस देश के किसान हैं और सरकार उनके साथ इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया रख रही है। भाई, इसी देश के किसान हैं, आपको उनसे बात करनी चाहिए और आप एक कोर्ट की तरह उनको तारीख दे रहे हैं। अब एक बैठक हो गई, अब इतने दिन बाद बैठक होगी, अब इतने दिन बाद बैठक होगी। ये कोई कोर्ट में मुकदमा थोड़ी है कि इतने दिन बाद आप बैठक के लिए आए। क्यों आज बात नहीं बनी, कल आएगी, कल बात नहीं बनी, आप परसों आएंगे।
आप ये सोचिए ना, इतनी ठंड है कड़ाके की, पहले तो आपने उन किसानों के ऊपर ठंडा पानी जो होता है वो डलवाया उन्हें रोकने के लिए, फिर जैमर लगा के वहां पे मोबाइल का नेटवर्क गायब करवाया, फिर आगे ना बढ़ पाए तो सड़क खुदवाई। तो सरकार तो उनको जो है पाकिस्तानियों की तरह ट्रीट कर रही है, केवल इसलिए क्योंकि उनको अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाना है नए कानूनों से। तो केवल कुछ कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार पूरे देश के किसानों की बलि चढ़ा रही है। और फिर हवाला, अब इतने दिनों में आप देखते कि कितने किसानों की मृत्यु हो गई, बहुत लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तब सुप्रीम कोर्ट को कोई चिंता नहीं हुई, तब सुप्रीम कोर्ट कहाँ था, उसको चिंता नहीं हुई कि इतने लोग मर रहे हैं। सरकार को बात भी करे कि आप 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 3 दिन में आप इसके बात करिए। आशीष जी, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा था ना कि इस तरह का प्रदर्शन करना ठीक नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट की चिंता है क्या फिर किसी को? नहीं, जिस तरह से किसानों को भी गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा गया, किसानों ने फिर सुनी क्या सुप्रीम कोर्ट की? तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनी, तो वो कहा सुनेगा? जो बेचारा मर रहा है, जिसका परिवार भूखा मर रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले सुनेगा? भूखा कहाँ मर रहा है वहां पे बॉर्डर में? फंडामेंटल राइट को देखे कि भाई इतने लोग, जब रैली हो सकती है, जैसा अभी कहा गया बिहार चुनाव में लाखों लोग जमा हो रहे थे, तब सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, एपिडेमिक एक्ट। आप एक चीज को यहां पर नजरअंदाज कर रहे हैं, रैली से किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है उसको जनता बिल्कुल समर्थन दे रही है, क्योंकि अगर जनता समर्थन ना दे रही होती ना तो आज दिल्ली की सड़कों में जनता आ गई होती। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां से बहस शुरू हुई थी, सुनिए आशीष जी, देखिए बहस शुरू हुई थी एमएसपी को लेकर, अब उसके बाद अचानक धीरे धीरे ये मन बना लिया गया कि कृषि बिल रोल बैक ही होंगे। एक बात का जवाब दीजिए, क्या रैली में कोरोना गायब हो जाता है? आप जवाब दे दीजिए हाँ या ना। उसको तो कोई नहीं बोल रहा है ना, वो प्रश्न सबके लिए है। लोग ये बोल रहे हैं कि कोरोना तब भी था, कोरोना अब भी है। बहस ये है कि अगर कृषि बिल ही रोल बैक करने तो फिर बातचीत का फिर नाटक क्यों हो रहा है? नाटक तो सरकार कर रही है, नौटंकी। अब आप देखिए इनके मोदी जी के बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वो ऑनलाइन जो है डिजिटल बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। अरे दिल्ली में बैठा है, गाड़ी उठाओ और जाओ बात करो, क्यों नहीं जा रहे? भाजपा के कितने नेता जा रहे हैं वहां बात करने के लिए, कोई जा ही नहीं रहा है, क्योंकि इनकी मंशा ही नहीं है। ये चाहते हैं कि किसानों। ठीक है मेजर आशीष, आपकी इस बात का भी जवाब हम अश्विनी जी से लेंगे। विपिन शर्मा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है स्टूडियो में। विपिन जी देखिए, लगातार सरकार और किसानों के बीच वार्ता हो रही है, लेकिन 4 जनवरी से पहले जो बैठक हुई उसको लेकर किसानों का ये बड़ा आरोप था कि सरकार अपने एजेंडे पर काम कर रही है। हालांकि एक जो बैठक 4 जनवरी से पहले हुई उसमें कहीं ना कहीं सरकार और किसानों के बीच कोऑर्डिनेशन बना, 2 बातों को लेकर, 2 मुद्दों को लेकर सरकार भी मानने को तैयार हो गई। अब ऐसे में किसान भी अड़े हुए हैं, किसान बिल को रोल बैक करने के लिए जो पेच फंस रहा है वो कैसे सुलझेगा जब बात ही करने को कोई तैयार नहीं, और बात कर भी रहा है तो हल नहीं निकल रहा। आखिर सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, आंदोलन खत्म कैसे होगा? मेघना जी, समाधान चाहिए, घमासान नहीं। और आप देखें, अगर आप पीछे जाते हैं, जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो मुद्दा या गिले शिकवे किसको लेके थे कि एमएसपी को लेके, और ये सुनिश्चित करने के लिए, आश्वस्त करने के लिए कि मंडियां कहीं नहीं जाने वाली यहां पर। लेकिन धीरे धीरे जैसे आंदोलन बढ़ता गया, ये तो देखिए एक बात बिल्कुल सच है कि किसान जो देश का अन्नदाता है वो भोला भाला है, उसको आंदोलन से या किसी की राजनीति से कोई मतलब नहीं है, कोसों मील दूर है। लेकिन यहां पर मुद्दा यह उठता है कि धीरे धीरे जैसे आंदोलन बढ़ता गया, सर्दी का प्रकोप बढ़ता गया, यहां पर क्या कारण है, क्या नौबत ऐसी आन पड़ी कि जब ये बात चली कि आप तीनों कृषि कानून वापस लें। देखिए पेच वहीं पर फंसा हुआ है कि आप एक तरफ जब आपको आश्वस्त करा गया कि एमएसपी को भी कानून में लेके आएंगे, आपको पराली को लेकर आश्वस्त कर दिया गया, उसके बाद बिजली को लेकर आपको आश्वस्त कर दिया गया, मंडियों को लेकर आश्वस्त कर दिया गया। तो यहां पर देखिए, यहां पर दोनों को ऑब्जेक्शन, दोनों का दायित्व बनता है, किसान भाइयों का भी और सरकार का भी। वो अलग बात है कि जो मोदी सरकार है उनको ज्यादा कदम चलने पड़ेंगे, क्योंकि इतने दिन हो गए आंदोलन को जो चलते हुए, यहां पर उनका दायित्व ज्यादा बनता है। लेकिन यहां पर बेवजह, मैं तो बोलूंगा बेवजह, कुछ विपक्षी नेता जो है, राजनीतिक दल जो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ऐसे जरूर हैं कि जो उकसा रहे हैं यहां पर। और यह समझना पड़ेगा कि आपका देश का जो किसान है, एक तरफ जब हम बात नारा देते हैं जय जवान जय किसान,
उसका सम्मान करना चाहिए। कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। यहां पर अगर समाधान निकलेगा, क्या वो देश हित में नहीं है? हम अगर सही मामले में रहनुमा बनते हैं और ये अपनी संवेदना दिखाते हैं कि हमारे किसान भाई वहां सर्दियों में बैठे हैं, संक्रमण का भी खतरा है, तो क्या ये अच्छे हित में उनके किसानों का नहीं होगा कि समाधान निकले? उसका तो स्वागत करना चाहिए कि आपकी 9वीं दौर की वार्ता हुई। उसके बाद अब 8 जनवरी को जो विकल्प वार्ता 9वें दौर की होनी, उस 9वें दौर की, और उसके बाद देखिए इसका तो स्वागत होना चाहिए। यहां पर ये कुछ मामले जो देश हित के होते हैं, क्योंकि आप अंतरराष्ट्रीय पटल पे देखें कि छवि कैसे हमारी धूमिल होगी। क्या हक बनता है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडियो को बयानबाजी करने के लिए? मैंने अपने गिरेबान में वो झांक के देखे, और यहां पर देखिए कि यहां पर समय रहते स्थिति को संभाल लेना चाहिए था, इससे पहले कि स्थिति बद से बदतर हो जाए। यहां पर बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा और अड़ियल रवैया छोड़ना पड़ेगा। ये हमारे देश के हित के लिए, क्योंकि कोरोना काल से भी देश को उभारना है। विपिन जी, एक और बड़ा सवाल है। आपने कहा कोरोना काल से देश को उभारना है, लेकिन किसानों का तर्क तो है कि अगर बिहार की रैली में कोरोना नहीं फैला तो यहाँ पर कोरोना कैसे आ जाएगा? तमाम ग्राउंड रिपोर्टिंग तो हमारे सहयोगी गए, वहां पर भी यही कहा गया किसानों की तरफ से। बिल्कुल उत्तर दूंगा। देखिए वो तर्क देना अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पर समझना पड़ेगा कि देखिए अभी कोई उसका रोकथाम नहीं आया। वैक्सीन जब आएगी, जब वो बाजार में आएगी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, वो अलग बात है, तब का तब देखा जाएगा। लेकिन इस समय संक्रमण का खतरा बिल्कुल है, वो चुनौती है। और यहाँ पर जिस तरह से कोविड के और स्ट्रेन बताए जा रहे हैं, नए स्ट्रेन आए हैं, यूके से आए हैं, तो यहाँ पर समझना पड़ेगा कि स्थिति काफी गंभीर है। और ऐसे में अगर हमारे किसान भाई आंदोलन पे बैठे हुए हैं तो ये निश्चित बात है कि संक्रमण का भी खतरा बढ़ता है, और ये देश हित में भी नहीं है। ये इससे पहले कि हम गणतंत्र दिवस को वो ट्रैक्टर परेड की बात कर रहे हैं कि वहां पर ट्रैक्टर की परेड निकलेगी, तो यहां पर मोदी सरकार को भी समझना पड़ेगा। और जिस तरह से देखिए, मैं एक बीच का रास्ते की अगर बात है कि कुछ समय के लिए आप अगर इसको स्थगित कर दें, ये जो कानून आए हैं इनको ऑन होल्ड रख दें, तो मेरे को लगता है कि वो भी, उसमें भी किसी को परहेज नहीं होना चाहिए किसी बात का, कि अगर आप वक्त बड़ा बलवान है और उसका कोई ना कोई समाधान हल जरूर निकलेगा। विपिन जी, यहां पर एक सवाल यह भी है कि जिस तरह से अब किसान आंदोलन पूरी अपनी रूपरेखा को दिखाता जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं यह भी चीज निकलकर सामने आ रही है कि कृषि बिल से ज्यादा विरोध तो मोदी का हो रहा है, कि मोदी जी लेके आए हैं, इसलिए सबसे बड़ी चीज है मोदी विरोध। आप वैक्सीन को ले लीजिए, उसको कुछ लोग बता रहे हैं कि बीजेपी का टीका है, हम नहीं लगवाएंगे। कमाल की बात है। देखिए ये कहां की समझ है? आप खुद बताइए। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, सरकार को घेरना चाहिए, सरकार को सवाल जवाब पूछने चाहिए। लेकिन कुछ मामले देखिए जो उनकी आप गंभीरता को समझिए कि आप कोरोना का जान है तो जहान है, जान बची तो लाखों पाए। इतने समय से जिस चीज का इंतजार था कि एक वैक्सीन आए, कि ताकि एक जो विश्व की सदी की सबसे बड़ी महामारी है उससे बचाव हो पाए, यहां पर उसमें भी राजनीति, बेवजह राजनीति शुरू हो जाती है कि भाजपा का टीका है, क्या उनके दफ्तर में बनाया है टीका? तो ये समझना पड़ेगा कि आप अपने ऐसे बोलकर अपने देश के महान वैज्ञानिकों का भी अपमान करते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उनका अपमान हो रहा है। अश्विनी शाही जी, देखिए यहाँ पर मेजर आशीष चतुर्वेदी ने यहाँ पर काफी सारे सवाल खड़े किए थे। उनमें यह भी कहा गया कि आप ही लोगों ने तो किसानों पर ठंडा पानी बरसाया था, गड्ढे खोदे थे, रास्ते रोके थे, और अब अगर किसान हट धर्मिता पर अड़ गया है तो गलत क्या है? देखिए कृष्णा जी, कहना चाहूंगा सपा के चाहे कहीं के विपक्ष के लोग, अभी विपिन जी ने इतना बढ़िया विश्लेषण किया इसका कि सपा विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। और सपा, कांग्रेस, बसपा, जो भी पार्टियां आ रही हैं, आम आदमी पार्टी जो भी आ रही है, सिर्फ एक उनका जो है रिकॉर्ड बज रहा है पिछले जितने दिन से आंदोलन चल रहा है उतने दिन से। जबकि आम आदमी पार्टी ने बिल नोटिफिकेशन जारी करने के बाद भी बिल फाड़ा था, तो वो उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। लेकिन आज के सवाल पर मैं सपा के साथी को बताना चाहूंगा कि ये रिकॉर्ड बजाना छोड़िए और किसानों के साथ लग जाइए अगर आप हैं तो। वास्तविक रूप से ये दिखावा नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट कर दिया, इन्होंने आकर यहाँ बयान दे दिया, राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया, लोगों ने आके बयान दे दिया। विपिन जी की बातों को से मैं सहमत होते हुए उनकी बातों को बढ़ाना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पर क्या है, एक आंदोलन चल रहा है, आंदोलन चलना चाहिए। अभी हमारे अश्विनी जी ने कहा कि राइट टू प्रोटेस्ट करवाया, वो कौन सा देश इसमें था? उनके ऊपर जो पानी फिकवाया वो कौन सा देश इसमें नहीं? तो इसके पहले सरकारों ने फिर किया नहीं क्या? आप सुनिए आशीष जी, एक चीज बताइए, जब कहीं पर भीड़ अनियंत्रित होगी उसके लिए समाधान क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा आलोक जी, ये लोग फिर तो धारा 144, 188 सबको उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दीजिए, जरूरत ही नहीं फिर इनकी। यूपी के भाई आप ही की सरकार के कारण इतने किसान मर गए क्या? नहीं, रबर बुलेट्स, अगर भीड़ बेकाबू होगी तो रबर बुलेट्स का इस्तेमाल न कीजिए, आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल मत कीजिए, पानी की बौछार मत डालिए, सड़क मत छोड़िए, फिर क्या किया जाए बताइए? उसमें धारा 144, 188 को भी उठा के फिर कचरे के डब्बे में डाल देना चाहिए। अरे उनकी इंक्वायरी मैं बता रहा हूँ,
अभी पिछले बार की घटना मैं आपको बता रहा हूँ। सपा सरकार में कितनी बार किसानों के ऊपर या जो तमाम राजस्व कर्मचारी जो थे, जो राजस्व संघ के तमाम कर्मचारी जब आंदोलन करते थे, क्या आपके कार्यकाल में उन पर लाठियां नहीं चली क्या? बताइए। ये किसान हितैषी बने हुए हैं ना। नहीं, मैं यही बोल रहा हूं। नहीं तो अन्नदाता के नाम पर पूरे सिस्टम को हाईजैक किया जाएगा क्या? आप और मैं भी कोई ना कुछ काम कर रहे हैं। कोई कपड़ा बनाने का काम करता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई साफ सफाई का काम करता है, तो क्या फिर इस तरह से होगा क्या? मोदी जी का बस चलेगा तो अडानी और अंबानी पूरा देश ही बेच डालेंगे, कल को पार्लियामेंट भी बेच देंगे। अंबानी ने कोर्ट में कहा है, आशीष जी, अंबानी ने कोर्ट में कहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो तो बोलने से क्या होता है, इसमें गोडाउन किसने खरीदे? कोर्ट में बोला उन्होंने, कोर्ट में हलफनामे का कोई ठीक है। अश्विनी दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, सारी की सारी परिस्थितियां आपको मालूम है। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को आमंत्रित किया था। एक मिनट आशीष जी, आऊंगा आपके पास, आऊंगा। अश्विनी दुबे, सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को आमंत्रित कहा था और ये उनसे पूछा गया था कि आपको जिन जिन समस्याओं पर आपको आपत्ति है, आप उसको लिखित में हमारे पास दीजिए, आप पार्टी बनिए। तब किसान वहां पर नहीं पहुंचे। जिस तरह की आपत्तियां हैं, सिर्फ सड़कों पर हंगामा करने से बात बन जाएगी क्या? आलोक भाई, यहाँ सबसे पहले यह समझना होगा, मैं स्वयं एक किसान का बेटा हूँ। मेरे फादर ने फार्मिंग की, मेरे ग्रैंडफादर ने फार्मिंग की। सवाल यहाँ है कि जब कभी आपस में नेगोशिएशन की बात होती है, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म हुआ, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जाकर के प्रोटेस्टर्स से बात करना शुरू किया, तो जब नेगोशिएशन होता है तो थोड़ा वो पीछे आता है, थोड़ी दूसरी पार्टी। रिपील और नो रिपील के बीच का जो है, यानी किसानों ने कहा कि पूरे एक्ट को आप रिपील करिए। पूरे एक्ट में एक किसान को अगर डायरेक्ट अपने फार्म प्रोड्यूस को किसी को बेचने का, किसी परचेजर को बेचने का राइट मिल रहा है, तो उसको आप जो है किस तरह से देख सकते हैं कि वो गलत है? किसान अपनी कीमत खुद तय कर सकता है बेचते हुए मार्केट के ट्रेंड को, उसको आप कहां से गलत कहते हैं? तो जो आढ़तियों का बीच में जो संबंध था, वो आढ़ती सिस्टम को हटा दिया गया, नंबर 1। नंबर 2, पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने बड़े वेलकमिंग मूव में 3 के तीनों जो लॉ हैं उनको फार्म कोड बिल्स को एज इट इज अपने यहां इंप्लीमेंट कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि किस तरीके से किसान इसमें एम्पावर होने हैं। और ये आज का बीजेपी का, मोदी जी का मुद्दा नहीं है, ये इसके पहले जब यूपीए 2 के दरमियान भी ये बातें आई थी। सवाल यहाँ पर यह है कि जब आप नेगोशिएशन टेबल पर बैठते हैं तो थोड़ा आप बैलेंस करते हैं, थोड़ा दूसरी पार्टी बैलेंस करती है। जब इस बात को आप रिपील और नो रिपील के बीच में लेकर के आ जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि या तो आप आंदोलन करेंगे और नहीं तो बिल वापस लेंगे। ऐसी परिस्थितियों में मैं समझता हूँ आप हाईजैक कर लिया है सारे बॉर्डर। ठीक है, इसी का हम जवाब लेते हैं राहुल जी से। राहुल जी, जिस तरह से किसानों कि पूरे के पूरे देश में एक प्रतिष्ठा है, उसका सम्मान है, किसानों का विरोध शायद ही आज तक कभी हुआ होगा भारतीय इतिहास में, आज तक नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से अब ये किसान आंदोलन अपनी शक्ल को लेता जा रहा है, जनता में कहीं ना कहीं मैसेज तो जा रहा है कि किसान जानबूझकर इस आंदोलन के स्वरूप को बिगाड़ना चाहते हैं और जानबूझकर हठधर्मिता के चलते इसका विस्तार करना चाहते हैं। क्या इससे किसानों का भला होने वाला है क्या? देखिए, किसान ना तो पब्लिक में मैसेज जा रहा है कि किसान परेशान कर रहा है, ये मैसेज फैलाना चाह रही है हमारी सरकार। सरकार का पहले दिन से ही यह कहना है कि ये लोग चंद किसान हैं, चंद स्टेट के हैं, पंजाब राहुल जी, नहीं है। आपको मालूम है गाजीपुर के आसपास वो भी लोग रहते हैं जो पेशेवर हैं, सुबह नौकरी पे जाते हैं, जब उनको जाम का सामना करना पड़ता है उनके पास भी दिमाग है, वो भी सोचने समझने की क्षमता रखते हैं। उनको जरूरत नहीं कि जब मोदी जी आके बताएंगे कि देखिए समस्या हो रही है तभी होगा। वो लोग क्या जाम की समस्या से क्या वो इस चीज को देख नहीं रहे क्या? वो लोग तो सोचेंगे ना कि नहीं, किसान आखिर हठधर्मिता पर क्यों अड़ा हुआ है, जब सरकार बार बार बोल रही है कि आइए बैठकर बातचीत कीजिए। सुनिए जनाब, वो सब लोग माइग्रेट सिटी है जहाँ की आप बात कर रहे हैं, गाजियाबाद, सभी लोग गाँवों से आए हैं, सभी के पेरेंट्स खेती में ही है, सभी के खेत किसान के बच्चे हैं, उन्हें पता है किसान की मजबूरी क्या है। वो भी खेती छोड़ के मजबूरी में नौकरी करने शहरों की तरफ गए, जब वहां भूखे मरने की नौबत आ गई, सरकार ने वहां फसल का मूल्य नहीं मिलता, मजबूरी में नौकरियां करने हैं। उन्हें अपने समाज की, अपने किसान की समस्या का पता है, वो तैयार है। दिक्कत सरकार की हठमर्दिता की है। अगर सरकार की तरफ से आप एक बजते सिवाय कृषि बिल के फायदे गिनाने के किसान ने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कहाँ करी है? एक बात बता दीजिए, आप कहाँ पे करी है? एक पॉइंट बता दीजिए। जबकि गडकरी जी का बयान है, केंद्रीय मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उनका बयान क्या है? उन्होंने कहा कि सरकार तो एमएसपी भी
बाजार भाव से ज्यादा दे रही है, यही बहुत बड़ा एहसान है सरकार का। तो राहुल जी, सुप्रीम कोर्ट तो आपसे लगातार पूछ रहा है ना कि आप उन बिंदुओं को लेकर हमारे पास आइए कि किन किन बिंदुओं में ये काला कानून साबित हो जाता है। आप जाकर बता दीजिए सुप्रीम कोर्ट को कि ये काला कानून इन इन बिंदुओं के चलते है। इसमें आप किसान का लाभ बता दीजिए। ये बात करते हैं कि दूसरा विकल्प देने का हमें, तो यही तो है, देखिए यही मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि ये चीजें अपनी चिंताओं को आप सुप्रीम कोर्ट को जाके सौंप दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा अधिकार है, वो अगर देखेगा कि संविधान के ढांचे के अनुरूप नहीं है, वो फिर इसमें स्टे लगा सकता है। संविधान कानून तो संविधान के हिसाब से बना है, संविधान के हिसाब से संविधान के ज्ञाताओं ने बनाया है। नहीं, ऐसा नहीं है, पहले भी बहुत सारी ऐसे तमाम संशोधन संविधान में हुए थे जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ नकार दिया था। देखिए, हमें संशोधन तो चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए अपने माल का न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसकी गारंटी चाहिए हमें कि जो भी खरीदे, कोई भी खरीदे, अडानी खरीदे, अंबानी खरीदे, सरकार खरीदे, जो भी खरीदे, हमारा न्यूनतम मूल्य तय कर दे। ठीक है अश्विनी शाही जी, देखिए आपने राहुल सिंह जी को सुना, उनका ये कहना है कि सरकार जो भी ये लोग कह रहे हैं वो कर दे, लेकिन सरकार बार बार ये कह रही है कि कुछ मांगों को मानने के लिए सरकार तैयार है और मान भी चुकी है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है और जो मानता नहीं उसे मनाया नहीं जाएगा। तो आगे आखिर कैसे समझाएंगे, क्योंकि देखिए राहुल सिंह जी तो यहाँ मानने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं है। तो क्या पॉइंट्स उनके सामने आप रखेंगे, क्योंकि उन्होंने ही पूछा है किसान को क्या लाभ इस बिल से होने वाला है, वो बता दीजिए। देखिए मेघना जी, सरकार के सामने सरकार कोई भी कानून अध्यादेश लेकर आती है तो पूरे 135 करोड़ जनता के लिए लेकर आती है, किसी चंद जो है संगठनों के लिए नहीं लेके आती है। जो आज जो है लगभग जो है 90% संगठन इस बिल के समर्थन में है, 10% विरोध में है, तो 10% के लिए नहीं लेके आई है। और कोई भी बिल होगा, कोई भी होगा, ये लोग अब बताइए, आपने सबसे इनको समझाया, सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इनको बार बार कहा कि आप आइए, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। इनका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध। इसमें एक जो है जहां पर हमको गर्व का विषय होना चाहिए, आज हमारे विरोधी दलों ने अडानी और अंबानी का नाम ले लेकर वहां पर उनके ऊपर गर्व होना चाहिए कि विश्व के बड़े व्यापारियों में 2 व्यापारी हमारे देश के भी हैं। मैं उनके पक्ष की और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, एक देश की बात कर रहा हूँ। जैसे हमारे लिए किसान जरूरी है, वैसे हमारे लिए व्यवसायी भी जरूरी है। उनके वजह से टाटा, बिरला, अंबानी अगर नाम आता है तो हमें गर्व होता है कि हमारे देश के लोग हैं। तो इन लोगों ने एक परसेप्शन सेट कर रखा है कि मोदी का विरोध करना है। अब वो चाहे जैसे विरोध हो, विरोध कौन कर रहा है? अब मैं खुल के बोलना चाहूंगा, एक बहुत बड़े किसान नेता है राकेश सिंह टिकैत जी, जो रालोद से एमपी का चुनाव लड़ते हैं, वो आज किसान नेता हैं। ठीक है, उनके पिताजी किसान नेता, उनको बना के गए हैं, मानता हूँ। एक बीएम सिंह है जिन्होंने 700 करोड़ की संपत्ति घोषित की थी, चुनाव लड़े थे। ऐसे लोग तो किसान है वहाँ, यही लोग विरोध कर रहे हैं। ठीक है अश्विनी शाही जी, मान लिया चलिए आप जिन लोगों का नाम ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को गलत शक्ल दे रहे हैं, लेकिन क्या जो इतनी सैकड़ों की संख्या में किसान वहां पर बैठा है, वो किसान क्या इतना ना समझ है कि किसी के बहकावे में आकर वो आंदोलन कर ले या धरने पर बैठ जाए, बारिश सह ले, ठंड सह ले और सड़कों को जाम कर दे? क्या इतना ना समझ है हमारे देश का किसान? मेघना जी, किसान ना समझ नहीं है, वहाँ किसान भाई भी हैं हमारे, लेकिन आप ये बताइए, ये हठधर्मिता है छोटे बच्चों को ले आना, महिलाओं को ले आना, बुजुर्गों को ले आना, ये कहाँ न्याय संगत है? इस संगत में वही कोई संवेदना है अपने परिवार के प्रति? आज सरकार की सारी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। इतने आधुनिक टेंट कहाँ से आ रहे हैं वहां से? ये सब चीजें आप देखिए, हम नहीं चाहते हैं। एक हृदय हमारा भी है, सरकार का भी हृदय होता है। कोई भी एक व्यक्ति अगर कोई भी घायल भी होता है या कोई कष्ट होता है उसको, तो संवेदना सरकार जाहिर करती है। लेकिन इन लोगों ने ले आकर जबरदस्ती इस आंदोलन की आग में बूढ़े, महिलाएं और बच्चों को झोंक दिया। और आज हमारे सपा के साथी मेघना जी यहाँ भाषण दे रहे हैं कि पानी की बौछार की गई। मैं बताना चाहूंगा, यही सपा के लोग हैं। अभी पिछले साल मेरी बात अधूरी रह गई थी, राजभवन तक लखनऊ में मार्च किया इन लोगों ने, शांतिपूर्वक मार्च का इन्होंने। ठीक है अश्विनी जी, आऊंगी आपके पास वापस। विपिन शर्मा जी, देखिए मेघना जी, जी वहीं पर जाकर पुलिस कर्मियों को पीटने का काम इन सफाइयों ने किया वहाँ।
तो इस तरीके के आंदोलनकारी हैं। अब इसका भी जवाब लूंगी अश्विनी जी, मैं मेजर आशीष से जवाब लूंगी। विपिन शर्मा जी, देखिए 14 अक्टूबर को बातचीत हुई, उसके बाद 13 नवंबर को बातचीत हुई, 1 दिसंबर को बातचीत हुई और अब 9वें दौर की बातचीत कल होने वाली है। लेकिन इतने दौर की बातचीत के बाद भी आखिर सरकार क्यों नहीं इन किसानों को समझा पा रही, कॉन्फिडेंस में ले पा रही है कि आखिर भाई जो भी कहा जा रहा है, जो भी किया जा रहा है वो किसानों के हित में है। हर मंच से बार बार ये कहा जाता है कि किसान हितैषी सरकार है, कृषि कानून किसान के हित में है, लेकिन आखिर परिणाम क्यों नहीं आ रहे हैं इसके? देखिए, ऐसा है कि एक बात समझनी पड़ेगी, संवाद की जो प्रक्रिया चल रही है और कल 9वें दौर की वार्ता होगी, 8 जनवरी है, तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा वो थमनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो संवाद जो है और अभी भी जो ये नौबत आई कि किसान भाई आंदोलन पे बैठे हुए हैं कि एक तरफ जो सरकार ये बार बार बोल रही है कि हम बिल्कुल किसानों को सशक्त करना चाहते हैं, उनकी आय दुगनी करना चाहते हैं और उनको ये देखना चाहते हैं कि जो पहले किसान के साथ नाइंसाफी हुई वो दोबारा ना हो। और तो ये अगर सरकार की मंशा साफ है तो ये एक बात जो उभर के आई है कि ये कम्युनिकेशन गैप की वजह से आज किसान भाई समझ नहीं पा रहे और या सरकार समझाने में असमर्थ है। तो जो एक संवाद की प्रक्रिया है, चाहे आप चीनी सैनिकों के साथ करें, वहां पर भी आप मिलिट्री लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर, दोनों के साथ उनके साथ वार्ता का जो सिलसिला चला, कितने दौरों की वार्ता चली, तो चलती ये वार्ता एक वो आज भी हो रही बात है। लेकिन साथ साथ समझना पड़ेगा कि सरकार को भी अच्छे सलाहकारों की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए आप चुनौतियों की अगर आप बात करें कि एक कोरोना की चुनौती, एक चीन के साथ जो उनकी अतिक्रमण बनाने की चुनौती और साथ में जो आप अर्थव्यवस्था को लीजिए, जीडीपी के आंकड़े धरातल पे आए हुए हैं, तो ऐसे में अगर आप किसान देश का किसान भी आज सड़कों पे आ गया है, तो यहां पर एक के बाद एक सारी चुनौतियों के साथ अगर सरकार उनके साथ जूझ रही है, तो यहां पर यह समझना पड़ेगा कि सरकार को अच्छे सलाहकारों की आवश्यकता है कि आप इनको कानूनों को क्या आवश्यक है कि आप इतना वो पीछे बढ़ के जिनको आप ये देना चाह रहे हैं वो खुद ही असंतुष्ट हैं। तो ये बात तो निश्चित बात है। मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा इसमें कि एक तरफ जब मोदी सरकार या कुछ मीडिया के बंधुओं ने एक बात बोली कि पॉलिसी पैरालिसिस, नीतियों के मामले में लकवा मार गया यूपीए 1 और यूपीए 2 को, तो यहां पर अगर मोदी सरकार नई कुछ महत्वाकांक्षी योजनाएं लेके आई है, नीतियां उनकी अच्छी हैं, पॉलिसी पैरालिसिस वर्सेस रिफॉर्म्स, तो यहां पर ये समझाने की भी दायित्व जो है सरकार का ही बनता है। अच्छी बात है, जब भी किसी भी मुल्क में विश्व के अगर नए कानून आते हैं, रोल बैक के लिए नहीं आते, वो सशक्त करने के लिए आते हैं, विकास की गति को और तेज करने के लिए आते हैं। लेकिन यहां पर अगर समझना ये भी साथ साथ पड़ेगा, सिक्के के दोनों पहलू हैं कि अगर वो कुछ कमी आ रही है संवाद के माध्यम से या कम्युनिकेशन गैप है, तो यहां पर भी सरकार का दायित्व है। यहां पर एक बात ये भी बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है कि जैसे केरल की किसान की यहां पर बार बार बात होती है, वहां पर एपीएमसी मंडियां अस्तित्व में ही नहीं है, तो फिर उनका विरोध करने का यहां पर क्या औचित्य बनता है। पंजाब के मॉडल की बात होती है, पंजाब का मॉडल बिल्कुल अलग है, वहां पर टैक्स का जो सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है, और अगर वहां की राज्य सरकार चाहे तो कानून इसमें बना सकती है ना, लेकिन जानबूझकर प्रवोक किया जा रहा है। और जो दूसरी इसमें सबसे अहम बात है वो ये है, एक और बात है इसी में जुड़ी हुई है, वो ये बात जुड़ी हुई है कि जिस तरह से मंडियों में जो बिचौलिए थे, आड़तिए थे, ये लगातार किसानों का शोषण करते थे, ये किसान लगातार सरकार से शिकायत करता था, उसके बावजूद आज आखिर उसी मंडी को बचाने की इतनी जद्दोजहद क्यों हो रही है? आखिर उस मंडी सिस्टम को ठीक करने की बात किसान नेता क्यों नहीं कर रहे? मुद्दा ही वही है। देखिए आप क्या याद दिलाने की आवश्यकता है कि किस राजनीतिक दल ने ये बात करी थी अपने संकल्प पत्र में कि हम एपीएमसी कानून को खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कथनी और करनी में कितना फर्क जब करते हैं, ये दोहरे मापदंड कितने खतरनाक है। तो ये लोकतंत्र को आप अगर मजबूत करना चाहते हैं और सही मामले में आप किसानों के साथ खड़े हैं, जवानों के साथ खड़े हैं, तो कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए कि जब आप सत्ता में थे और जब आप विपक्ष में आए तो आपकी बिल्कुल आपने जमीन आसमान का अंतर कर दिया अपनी विचारधारा में। तो ये देखिए, ये अब यहां समझना पड़ेगा कि जो एक आपके किसानों के हित में है वो कहां तक, और सरकार का ही दायित्व बनेगा आपकी उनको समझाएं और बीच का कुछ रास्ता निकालें। राजनीति से परे यहाँ पर बीच का रास्ता निकालना बेहद जरूरी है। अश्विनी दुबे जी, देखिए यहाँ पर ये बात बार बार कही जा रही है और ग्राउंड पे हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनको भी ये बात बार बार कही गई कि भाई बिहार की रैलियों में जब भी भीड़ एकत्रित हुई, इकट्ठा हुई, तब कोरोना का खतरा, इस बात की याद किसी को नहीं आई, लेकिन अब कोरोना को लेकर सरकार भी कह रही है, कोर्ट भी कह रहा है, तो आखिर इस बात का जवाब कैसे देंगे? मेघना जी, दिल्ली में बाकी जगहों पर, देश के बाकी हिस्सों में अगर आप देखिए जो कोविड की रिपोर्ट्स आ रही है उसमें डिक्रीजिंग ट्रेंड है। दिल्ली ही एक ऐसी जगह है और मुंबई ऐसी जगह है जहां पर की इंक्रीजिंग ट्रेंड है। तो अब जब जिन जगहों पर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ट्रेंड की बात होती है, उन जगहों पर कई जगहों पर एंटीबॉडी भी लोगों की बन जाती है, डिफरेंस कम होता है, वो वहां की परिस्थिति, वहां की जलवायु पर निर्भर करता है। सवाल यहाँ ये है
मैं आपको थोड़ा सा फीडबैक पीछे देख लेकर चलना चाहूंगा। जब CA आया, जब CA को लेकर के देश भर में प्रोटेस्ट किए, सड़कें जलाई गई, ट्रेन जलाई गई, जामिया में तमाम आंदोलन हुआ और पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को एनफोर्स करने के लिए जब लाइब्रेरी में पहुंचकर जो गुंडे थे उन गुंडों को प्रोटेक्ट करना चाहा तो वहां का पूरा मैनेजमेंट और ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर फैब्रिक के जो इंटरप्रिटेटर्स थे, जो चैंपियंस थे, जो सेक्युलरिज्म के चैंपियंस थे, उन चैंपियंस ने उस आगजनी को, उस हिंसा को, उस जहां तक जितने वारदातें हुई, आम आदमी को जो प्रॉब्लम हुई महीनों तक, आप लोग कितनी बार फंसे होंगे उस जाम में, उसको सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली फाइनली क्या कहा, अभी जाकर के जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने कहा कि राइट टू प्रोटेस्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसे लेकिन उसका एक अपना ढंग होता है। आप दूसरे आदमी को आप हार्म नहीं करेंगे। यहाँ पर तो क्या आपने सारे बॉर्डर्स को ब्लॉक कर दिया है। यानी आज की तारीख में ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, ये प्रोटेस्टर्स चाहे तो दिल्ली को शहर के बाकी हिस्सों के, देश के बाकी हिस्सों से रोक दें। ऐसी परिस्थितियों में आप क्या उम्मीद करती हैं जहां पर कि कोविड इतनी तेजी से स्प्रेड हो रहा है। चिंता आपकी, चिंता हमारी। बिल्कुल गाइडलाइंस का यहाँ पर पालन करना इससे बेहद जरूरी है। मेजर आशीष बीच में कुछ कहना चाह रहे थे। मेजर आशीष, देखिए, पहले तो जो कानून है उसका न केवल ये किसान विरोधी है, ये आम पब्लिक के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदायी। अगर आप इस कानून को पढ़िए तो उसमें एक क्लॉज है कि अभी जो आज होर्डिंग होती है, यदि आप सामान को जमा नहीं कर सकते हैं आज की तारीख में, वो कानून इसलिए लाया गया था कि जैसे प्याज, जब इसको बहुत ज्यादा होर्डिंग कर ली जाती है, आप गोडाउन में बंद कर लेते हैं, तो आपने देखा होगा कि वही 30 रुपए किलो बिकने वाला प्याज 100-120 रुपए तक होने लगता है। इस कानून में ये प्रावधान दिया गया है कि आप जितनी चाहे उतनी होर्डिंग कर लीजिए। तो होगा क्या कि अडानी अंबानी जैसे जो बड़े घराने हैं, वो बड़ी बड़ी तादाद में बड़े बड़े गोडाउन जो बना रहे हैं पिछले कई सालों से, वो उठा करके बड़ी बड़ी सब्जियां पूरा वो गोडाउन में भर लेंगे, कर लेते, उसका रेट वो अपने हिसाब से तय कर लेंगे, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है। दूसरा, उसमें क्लॉज डाला गया है, इस सुनते जाइए अभी, दूसरा उसमें एक क्लॉज डाला गया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ये देश में पहली बार एक कानून भारतीय जनता पार्टी और मोदी कंपनी जो लाए हैं कि आप, ये आप पहले की बात आप बोल रहे हैं, ये बात बहुत पहले की है। अब तो सरकार बोल रही कि नहीं जा सकते न्यायालय। आशीष जी, मुझे एक जो मेरी जिज्ञासा है। आशीष जी, एक मिनट सुनिए। अडानी और अंबानी के रक्षक ऐसा कानून मैं उसी बात पे आ रहा हूं आपकी। आशीष जी, आपसे नहीं लगता है कि विपक्ष से आप एक बहुत ही जिम्मेदार नेता हैं, आप बहुत ही शिक्षित हैं, आपसे नहीं लगता कि विपक्ष से एक बहुत बड़ी चूक हो गई है? और बहुत बड़ी चूक ये हुई है कि किसान जो ये कृषि बिल आया है, आप इसको पूरी तरह से प्लेटफॉर्म में आने देते, अडानी अंबानी को आप गोदाम बनाने देते, आप उसमें माल को भरने देते, उसके बाद जब आप सड़क पे आते, कम से कम जनता भी आपकी बात को सुनती, और हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी को जनता सत्ता से उखाड़ कर फेंक भी देती। लेकिन प्लेटफॉर्म में आपने आने नहीं दिया, उससे पहले आपने इसका ढोल पीट दिया। आप एक बात बताइए, हम देख रहे हैं कि एक लड़का जो है एक लड़की के साथ जो है छेड़खानी कर रहा है, हम इंतजार करें कि वो पूरी छेड़खानी। अर्थव्यवस्था में और इंसानी रिश्तों में अंतर नहीं होता क्या? नहीं, अंतर नहीं होता है दोनों में। सही है, जो गलत है अर्थव्यवस्था की तुलना इंसानी रिश्तों से होगी। जिम्मेदारी है। ठीक है मेजर आशीष, आपने जो कुछ कहा उसका जवाब अश्विनी दुबे जी देना चाहते हैं। अश्विनी जी, क्योंकि अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है, पूरी कर दीजिए, तो इधर उधर की कहानी सुनाते हैं, काम की बात पूरी कीजिए, है ना। अभी एक अधिवक्ता जी कह रहे थे कि मैं किसान का बेटा हूँ, इधर से कोई वहां बेच सकता। अरे मैं क्या लखनऊ से दिल्ली ले जाऊंगा? एक कोई किसानों के बारे में ये भी नहीं पता है, उत्तर प्रदेश में बहुत छोटे छोटे किसान हैं, अगर यहाँ से मैं लखनऊ से दिल्ली ले जाऊंगा अपना गन्ना बेचने के लिए, ये कैसे? मतलब MSP अपने पड़ोस की मार्केट में तो ले जा सकता है ना। मान लीजिए कानपुर का कोई व्यापारी है तो वो फतेहपुर में तो जाके बेच पाएगा ना। कैसे बेच पाएंगे जनाब? कैसे नहीं बेच सकता है? खुली मार्केट की यहाँ पर छूट दी गई है। पहले टैक्स लगता था, अब अगर वो फतेहपुर में जाके बेचेगा कानपुर के व्यापारी तो उसको टैक्स नहीं लगेगा। ले कैसे जाएगा किसान? तो पहले अपने यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट छोड़ेगा, लोडिंग। अब आए आप असली मुद्दे पे, इसीलिए मैंने आपसे ये वाला प्रश्न मैंने आपसे पूछा, इसीलिए आपने फिर क्यों सरकार से यहां पर यह पक्ष नहीं रखा कि उन ट्रैक्टरों की व्यवस्था की जाए ग्राम पंचायत स्तर में, जिसकी जिम्मेदारी ये हो कि फसल पैदा हो, उसकी फसल को मार्केट तक पहुंचाने की सरकार की जिम्मेदारी हो। इस तरह की मांगों को लेकर फिर आप क्यों नहीं सामने आ रहे? तो जब कृषि कानून ही गलत है तो पहले वो हटाया जाए, तब तो कोई समझदारी की बात की जाए। अभी तो सरकार उनके हित की बात ही नहीं सुन रही, तो क्या है? राहुल जी देखिए, किसानों की समस्या है, किसान अपनी मांग को उठा रहे हैं,
लेकिन आपको नहीं लगता कि कुछ मुद्दे जो किसान के मूलभूत हैं वो मुद्दे कहीं ना कहीं गौण हो चुके हैं, पूरी तरह से नगण्य हो चुके हैं? उसको सिंचाई का सही समय पर सही घंटों में उसको पानी चाहिए, वो उसको मिलता नहीं है। उसको एक ऐसा ट्रैक्टर चाहिए कि अगर 8-10 बोरे का गेहूं पैदा कर रहा है तो वो कम से कम उसका मंडी तक पहुंच तो पाए। क्या इस तरह की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को नहीं दी जा सकती? क्या आपके पास सुनहरा अवसर है, आप इन मांगों को सरकार के सामने रख सकते हैं और आप सरकार को मजबूर कर सकते हैं कि इस तरह की मांगों को मानिए ताकि किसान सशक्त हो सके? जनाब, सारी ही करी है, हमारी 80 से ज्यादा मांगे हैं। उसमें से जो एक हाथी आगे से छोड़ दिया, पूछ दिखा दी हमें। हमने ये भी रखा जो किसान के ट्रैक्टर की 10 साल उम्र कर दी। 10 साल बाद तो ट्रैक्टर लेने की सोचता है कि मेरा केवल 10 साल का ट्रैक्टर हुआ है। 10 साल बाद ट्रैक्टर खत्म, डीजल वाहन खत्म कर दिया एनसीआर में। किसान की साथ तो समस्या ही ये है, 18% जीएसटी, कीटनाशक पे जीएसटी, बिजली के बिल बढ़ा दिए किसान का। लेकिन राहुल जी, यहाँ तो समस्या सिर्फ एक ही बताई जा रही है, कृषि कानून वापस ले लीजिए, कृषि कानून वापस ले लीजिए, बस यही कहा जा रहा है। घर वापसी तभी होगी जब कृषि कानून की वापसी होगी। देखिए, कृषि कानून की वापसी मजबूरी है। अगर नहीं हमें गन्ने का पेमेंट दिलाने की बात थी, कृषि कानून की जरूरत नहीं है। हमें अपनी फसल का उचित मूल्य मिल जाए। बेच तो हम आज भी रहे हैं, कल भी बेचेंगे, हमें बेचने से दिक्कत नहीं है, किसी को भी बेच देंगे, जिसे सरकार है उसे बेच देंगे। लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारा एक तो भाव सही मिल जाए और भाव सही मिल जाए और समय पे हमारे दाम मिल जाए। मिल तो सरकार भी चला रही है, गन्ने का पेमेंट सवा किसकी जिम्मेदारी है? सरकार लेगी, कौन लेगा? लगातार सभी की बातें आपने यहाँ पर सुनी होंगी। अश्विन शाही, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री मोदी अर्थव्यवस्था को लेकर, देश को लेकर जो भी दवाई देते हैं वो हर किसी को इतनी ज्यादा कड़वी क्यों लग रही है कि खाने से पहले लोग जान जाते हैं कि नहीं ये मीठी नहीं है, कड़वी है, खाई नहीं है अभी, लेकिन उन्होंने ये मान लिया है। देखिए आलोक जी, इसका सीधा एक जवाब है कि ये यहाँ पर कानूनों का या दवाई का विरोध नहीं है, यहाँ पर व्यक्ति का विरोध है। क्योंकि राजनीतिक दुकान बंद करने का काम सिर्फ और सिर्फ एक आदमी ने किया है, वो है माननीय मोदी जी। इन लोगों की दुकानें हो गई है बंद। अब दुकान बंद हो गई है तो अकुलाहट और छटपटाहट तो आएगी आलोक जी, उसमें चाहे जिस तरीके से विरोध किया जाए। अभी हमारे सपा के एक साथी बड़ा बिंदुवार समझा रहे थे, उन्होंने मुझे कहा कि कुछ नहीं, उनको रहने दीजिए, वो उनको कुछ नहीं पता है। मैं उनको 2-3 बिंदुओं पर आलोक जी थोड़ा सा समय लूंगा और समझाना चाहता हूं। ये एपीएमसी एक्ट आता है, जब भी आया तब से आज तक लेकर किसान मंडियों में अपना अनाज लेकर जाते थे, और लेकिन अनाज में वो सीधा नहीं बेच सकते थे मंडी में, वो जाते थे, जो रजिस्टर्ड होते थे एपीएमसी एक्ट में, वो कौन होते थे? वो आड़तिये होते थे। बोलियां लगती थी मंडी में, यही था सिस्टम। जो अड़तिया का सिस्टम था, अड़तियों को बेचते थे, बोली लगाता था अड़तिया, बोली लगाता था। अड़तिया कह देता था तुम्हारे में नमी है, तुम उधर किनारे रखो, बेचारा किसान वहां ले जाकर। यही मैंने सवाल पूछा कि इतनी बड़ी दुर्दशा थी। अश्विन शाही, यहीं पर मैं अपना सवाल एक बार जोड़ना चाहूंगा, यहाँ पर बस मैं एक मैं यहाँ पर तथ्य आपके साथ जोड़ना चाहूंगा कि इतनी बड़ी दुर्दशा थी किसान की, लगातार किसान बोलता था कि हमारी दुर्दशा है मंडियों में, उसके बावजूद आखिर इतना ज्यादा मंडियों को लेकर अब लगाव कहां से पैदा हुआ है? वही देखिए, वो उस समय दूर नहीं की गई आलोक जी, मैं उसमें और जोड़ रहा हूँ, आज उस समय दूर नहीं की गई, लेकिन आज जो है उसी चीज के ऊपर इतना लगाव पैदा हो गया कि सारे दल के लोग आकर खुलकर सामने आ गए, नहीं मोदी विरोध, मोदी गलत कर रहे हैं, कानून वापस लो। अब उसमें थोड़ा सा 2 चीजें और जोड़ता हूं मैं। जब अड़तिया वहां पर लेकर बेचता था, 3 दिन तक बेचारा रख रखाव शुल्क देता था, वहां जाने पर 2.5% रूरल डेवलपमेंट चार्ज लगता था मंडी में, 3% और 2.5% कमीशन होता था अड़तिया का। उसके बाद ऊपर से लदाई और उतराई, ये सब चीजें लेवी शुल्क होता था फिर राज्य सरकार के लिए, तक लगता था उसका। यही शोषण रोकने के लिए सरकार ये बिल लेकर आई कि हमारे जो छोटे और सीमांत किसान हैं, इनको इस सब दुर्दशा से दूर किया जाए। जो असली चीज है सरकार, जो आपने अभी सवाल उठाया कि अचानक प्रेम कहां से आया, वो प्रेम भारतीय जनता पार्टी को उमड़ा, तब जाकर ये बिल लेकर आई भारतीय जनता पार्टी कि ये हमारा सीमांत किसान और लघु किसान परेशान हो रहा है, इनको फ्री किया जाए। ठीक है, विपिन जी कुछ इसमें उत्तर देना चाहते हैं? ऊपर कोई टैक्स नहीं लगे। देखिए, हम लोग इस चर्चा में कई जरूरी पहलुओं पे हमने बात करी है अभी, तो मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा यहाँ पर जो
सपा के भी प्रवक्ता बैठे हैं कि अगर कुछ समाधान निकल जाता है, बीच का रास्ता निकल जाता है, आपने एक जो अंदेशा जताया यहाँ पर चर्चा में, किसी एक वक्ता ने बोला कि भंडारण के बारे में कि भाई आपने इतने भंडारण की सीमा जैसे खुल गई है तो उसको लेकर भी एक अंदेशा जताया जा रहा है कि अगर आवश्यक वस्तु अधिनियम वहां पर उसमें उसको अगर आप रोल बैक करते हैं, यहां पर अगर बीच का कोई रास्ता निकल जाता है और ये कृषि कानून, किसान संतुष्ट हो जाते हैं कि कहते हैं हाँ हमने जो एमएसपी को लेके एक हमारा को अंदेशा था, भ्रम था, उसको आप कानून में ले आए, पराली को लेकर सरकार ने पहले ही अपनी रुख बिल्कुल साफ कर दिया है, बिजली को लेकर कर दिया है यहाँ पर, और साथ में मंडियों को लेकर, तो यहाँ पर क्या विपक्ष को आपत्ति होगी फिर, या विपक्ष फिर भी अपनी उस बात पे अड़े रहेंगे कि ये आप जब तक कानून नहीं लेंगे? तो ये समझना पड़ेगा कि ये मुद्दा किसान भाई उठा रहे हैं कि ये साथ में विपक्ष भी चाहता है कि ये विपक्ष की भाई ये मुद्दा ये कभी ना सुलझे। पहली बात। दूसरी बात, अगर हम सरकार की बात करें, सरकार को भी निश्चित बात है कि अच्छे सुलझे हुए सलाहकारों की आवश्यकता है इस समय, कि जो ऐसा बीच का रास्ता निकाल के बिल्कुल बिना वाद विवाद के, इससे पहले कि हम 26 जनवरी की तरफ रुक कर जाएं और अंतरराष्ट्रीय पटल पे जाके हम लोगों का मजाक उड़े, तो ऐसी नौबत से बचने के लिए यहां पर अभी नहीं तो कभी नहीं, इससे पहले कि और समय जाहिर हो इस चीज में, तो यहां पर समाधान निकलना चाहिए। लेकिन मैं इनसे जरूर सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर किसान भाई संतुष्ट हो जाते हैं तो क्या आपकी भूमिका क्या रहेगी, कि एक जिम्मेदार विपक्ष की रहेगी? मेजर आशीष जवाब दीजिए इनके सवाल का। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे शुरू में कि ये सब जो किसान हैं ये विपक्ष के बहकावे में आए हुए हैं, फर्क होने वाले हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इतने महीने हो गए, आपकी पूरी सरकार, आपके प्रधानमंत्री, आपके जो बाकी कृषि मंत्री हैं वो उनको समझा नहीं पाए कि ये गलत है ना। और दूसरी बात, जहां तक अभी जो पत्रकार थे उन्होंने पूछा, ये आवाज उठा रहे हैं, यदि किसान उससे मान जाएगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है, अच्छी बात है। राहुल जी, जिस तरह से परिस्थितियां बनी हुई हैं, अगर हाँ या ना में ही बात अटकी रहेगी तो ना आपकी बात पूरी तरह से सुनी जा सकेगी और जो सरकार आपको समझाना चाह रही है वो भी समझा नहीं जा सकेगा। एक, अगर सरकार ये बोलती है कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं, हम आपकी हर मांग को तवज्जो देने वाले हैं, तो क्या आप खुले दिल से सरकार की बातों को सुनने के लिए तैयार हुए हैं क्या? सरकार सुनाना ही कुछ नहीं चाहती। सरकार का तो एक ही हद है कि आप इस बिल के फायदे जान लो, फायदे जान लो। हर वार्ता में केवल एक ही बात, बिल के फायदे जान लो। अरे हम बिल का फायदा नहीं जानना चाह रहे भैया, हम तो जरूरी तो वो भी है ना। लेकिन देखिए राहुल जी, जरूरी तो वो भी है ना। साइड इफेक्ट आप बताएंगे, लेकिन अगर उसका कुछ अच्छा इफेक्ट होने वाला है तो उसकी बातचीत तो होनी चाहिए ना। नहीं, अच्छा इफेक्ट जब हम नहीं समझ पा रहे, आप ना समझा पा रहे, आप समझा भी तो नहीं पा रहे ना, तो अब तो कानून वापसी लो, फिर कोई और उचित कमेटी बना के और फिर उसका आगे विश्लेषण करके आगे। राहुल जी, लेकिन यहाँ पर बीजेपी तो यही कह रही है ना, आप समझना ही नहीं चाह रहे हैं, आप मानना ही नहीं चाह रहे हैं। समझाया तो उसको जाता है जो समझना चाहता है। वो तो हम भी सरकार के लिए कह रहे हैं, तो उसका कोई रास्ता थोड़ी है। रास्ता ही तो प्रधानमंत्री जी का 125 करोड़ लोग परिवार है, तो ये देखें इनके ये 5, 7, 8 लाख लोग यहाँ बैठे हैं सड़क पे, इनके बारे में सोचे परिवार, उन्हें थोड़ा दिल बड़ा करना चाहिए अपना। सरकार बात देखिए राहुल जी, बात यही सबसे ज्यादा जरूरी अब यहाँ पर आपको भी समझने की है। आप अन्नदाता, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है, आप पूरे देश का पेट भरते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, आपका पूरा देश सम्मान करता है। लेकिन क्या सिर्फ इस पृष्ठभूमि के चलते कि हम अन्न उपजाते हैं पूरे सिस्टम को फ्रीज किया जा सकता है क्या? क्योंकि देखिए, जरूरी तो हर कोई है, जो कपड़ा बना रहा है वो भी जरूरी है, जो सड़क में आकर झाड़ू लगा रहा है वो भी जरूरी है, और जो सुबह कड़ाके की ठंड में 5 बजे ऑफिस पहुंचता है क्योंकि उसका ऑफिस वहां से 30 किलोमीटर दूर है, वो बसों में लटक कर अगर ऑफिस जाता है, तो जरूरी तो हम सब है ना। क्या सिर्फ हम कोई विशेष काम करते उसके चलते सिस्टम फ्रीज होगा? ऐसा नहीं है। किसान किसी को परेशान नहीं करना चाह रहा, किसान की मजबूरी आ गई, गले में फांसी आ गई, मजबूरी हो गया तो दिल्ली तक चल के आया, पैदल आए 1500 किलोमीटर से ट्रैक्टर लेकर आया। किसान की साथ समस्या ये है कि सरकार सुनना नहीं चाह रही है, सरकार अपनी जिद पर हुई है हटमल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो आपकी सुनना चाह रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट तो पूछ रहा है कि आप आइए हमारे पास, बताइए आप हमें। हम सरकार से यही तो कह रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस में ही काम हो जाएगा। पहले आप कानून वापस ले लो, हम घर वापस चले जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट तय कर देगा सही है नहीं है। अगर कानून वापस ही हो जाएगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट की फिर क्या जरूरत? अब ये तो देखिए दोनों बातें हो गई ना। अगर कानून वापस हो जाएगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जरूरत क्या है, और अगर कानून वापस नहीं हो रहा तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जरूरत है। आप दोनों ही बातें नहीं मान रहे।
नहीं, अरे किसान ने तो आज तक 4 ही बात मानी है। बिजली का बिल बढ़ा दिया, किसान ने क्या कर लिया? हर जिले में ज्ञापन दिया, सरकार ने मान ली क्या? पराली का कानून। ठीक है राहुल जी, आपने कहा आपकी मजबूरी है, लेकिन आपकी मजबूरी के चलते, आपके हक के चलते दूसरों का हक नहीं बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पहले भी बात कह चुका है। अश्विनी दुबे जी, बार बार जो है किसान सड़कों पर आ रहा है और ऐसे कई बॉर्डर है जहां पर अब लगातार किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है, यानी कि आने वाले दिनों में ये संख्या दोगुनी हो सकती है। और 26 जनवरी को परेड निकालने के लिए आज ही रिहर्सल, शक्ति प्रदर्शन किसान कर चुके हैं। ऐसे में कोरोना का खतरा तो बढ़ता ही है, लेकिन साथ साथ यातायात प्रभावित हो रहा है, ट्रैफिक लग रहा है, जो दूसरे लोग हैं उनको समस्याएं हो रही है। इसका हल आखिर कैसे निकलेगा? मेघना जी, 26 जनवरी हमारे देश के रिपब्लिक डे को पूरी दुनिया देखती है। हमारे देश का संविधान बना, उस संविधान दिवस के दिन अगर पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल मच जाएगा तो दुनिया में क्या संदेश जाएगा? माने आप उसी संविधान के नियमों के तहत आप आंदोलन कर रहे हैं कि राइट टू प्रोटेस्ट आपका फंडामेंटल राइट है, आप वहां जाते। दूसरा, मैं आशीष चौधरी जी की बात का एक जवाब देना चाहूंगा। 3 बिल्स में से एक क्लॉज इन्होंने पढ़ लिया और उस संक्षेप में थोड़ा जवाब दीजिएगा। कर दिया। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड और कॉमर्स एक्ट 2020 कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और ई कॉमर्स जो शेड्यूल फार्मर्स प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हैं उनका होगा। फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट और प्राइस एश्योरेंस कहता है कि एक लीगल फ्रेमवर्क फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाएगा कि प्री अरेंज कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बायर्स के साथ और उसमें प्राइसिंग मेंशन होगी। और इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020 कहता है कि जो तेल, ऑयल और उसके अलावा प्याज, लहसुन, इसेंशियल कमोडिटीज की चीजें हैं, वो किसी भी परिस्थिति में स्टॉकिंग नहीं होगी अनलेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में। स्टॉकिंग कौन करता है? स्टॉकिंग वही करते हैं जो करते हैं दूसरा। ठीक है। एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा विपिन जी आपसे, क्योंकि समय की बहुत ज्यादा हमारे पास कमी है। जो एक इस आंदोलन के बीच में एक ट्रेंड उभर कर सामने आया, वो उद्यमियों के अपमान की। अगर टाटा ना होते, टाटा ने देखिए देश के लिए सुई से लेकर नमक से लेकर हर चीज लगभग वो बनाई है, तो क्या उद्यमियों का इस तरह से पूरे योगदान को नकार देना, उनको हर जगह पर अपमानित करना, ये सही ट्रेंड है क्या अर्थव्यवस्था के लिए? देखिए, समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और आप आजादी के समय बात करें $1 1 रुपया हुआ करता था। तो ये याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि इतने साल किसकी सरकारें रही, कि आज ये विपक्ष में है कुछ लोग, वो जो आज ये इल्जाम लगा रहे हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं, या मोदी सरकार को बोल रहे हैं कि आप बस पूंजीपतियों की सरकारें हैं, जितने ये जमाखोरी हो जाएंगे, जो अंदेशा जताया जा रहा है। तो यह समझना पड़ेगा कि ये इस बात के पीछे आप कोई तर्क भी दें तो उसके पीछे कुछ वो मजबूत होना चाहिए, लेकिन आप ऐसे बात बोलेंगे तो आप अपने देश का अपमान करते हैं। कि आप जब अगर उनका योगदान भी आप देखिए, साथ साथ सिक्के के हमेशा दूसरा पहलू भी होता है। और यहां पर अगर जो उनके सरकार में आप कोरोना काल में देखिए कि आप बड़े बड़े जितने ये पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, इन्होंने क्या क्या योगदान करा है। तो यहां पर निश्चित बात है कि यहां समझना पड़ेगा कि देश को कोरोना से भी उभारना है और यहां पर जल्द से जल्द किसान भाइयों के आंदोलन को खत्म करना है और उनको संतुष्ट करना है। ठीक है, तो ये पूरी बहस में आज सिर्फ इतना ही, और आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बहस में एक चीज तो बिल्कुल साफ हो गई है कि अगर अन्नदाता आप हैं, आपका सम्मान किया जाता है। सरकार की कुछ जिम्मेदारियां हैं, सरकार उसको बखूबी निभाए, और आप अन्नदाता हैं, आप भी कुछ चीजों को समझिए कि पूरी तरह से सिस्टम को फ्रीज करना भी ठीक नहीं है। अगर हाँ या ना में बातचीत आप करना चाहेंगे तो फिर तो ये बातचीत अनंत काल तक चलती रहेगी। बिल्कुल, इस बातचीत के लिए दोनों तरफ से आगे बढ़ना होगा, सरकार को भी, किसानों को भी। हालांकि कल 9वें दौर की बातचीत है और क्या समाधान निकल पाएगा, किसान घर वापसी करेंगे या फिर नहीं, कल की बैठक आगे की दिशा डिसाइड करेगी क्या होने वाला है। ये कल की बैठक बताएगी।